लोकसभा चुनाव से पहले देश में लागू हुआ सीएए। केंद्र सरकार ने जारी किया अधिसूचना। संसद में 2019 में पारित हुआ था कानून। देश में दिखा रमजान का चांद। भारत में कल से शुरू होंगे रोजे। मरकजिया चांद कमेटी ने लोगों से किया अमन चैन के साथ रोजे रखने की अपील। लखनऊ को मिला योजनाओं का तोहफा। इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा करोड़ों की परियोजनाओं को दी सौगात। अखिलेश के निशाने पर बीजेपी सरकार। रोजगार आरक्षण और महंगाई के मुद्दे पर घेरा। बोले पीडीए का नहीं दिया ध्यान। पढ़े लिखे युवा घूम रहे बेरोजगार। गाजीपुर में चलती बस में दौड़ा 11,000 वोल्ट का करंट। 5 लोगों की दर्दनाक मौत। कई घायल। सीएम योगी आदित्यनाथ ने घटना पर जताया दुख। राजधानी लखनऊ में हिट एंड रन का केस। कार सवार ने साइकिल और स्कूटी सवार को मारी टक्कर। हादसे में साइकिल और स्कूटी सवार की मौत। घटना सीसीटीवी में कैद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर उत्तर प्रदेश के साथ मैं सूरी चौहान। खबरों की शुरुआत अहम खबर के साथ, बड़ी खबर के साथ लखनऊ से। आपको बता दें सीएए नोटिफिकेशन को लेकर प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया गया है। डीजीपी प्रशांत कुमार ने सभी जिलों को अलर्ट किया है। 3 दिन पहले डीजीपी ने सीएए लागू होने की संभावना जताई थी और सरकार भी पूरी तरीके से तैयारी कर चुकी थी और आज नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अफसरों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। संवेदनशील जिलों में अतिरिक्त फोर्स लगा दी गई है। तैनाती के निर्देश दे दिए गए हैं। डीजीपी मुख्यालय लगातार सोशल मीडिया पर नजर बनाए हुए है, तो सतर्कता खासतौर पर बरती जा रही है। सीएए नोटिफिकेशन को लेकर जो प्रशासनिक अमला है वो पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर। डीजीपी प्रशांत कुमार ने सभी जिलों को अलर्ट कर दिया है, तो सतर्क रहने के आदेश। तो लागू हो गया सीएए। मोदी सरकार का बड़ा ऐलान। तो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। केंद्र की मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार का यह बड़ा कदम है और इसके तहत अब 3 पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता मिल सकेगी और इसके लिए उन्हें केंद्र सरकार द्वारा तैयार किए गए ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन करना होगा। दरअसल 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने सीएए को अपने घोषणा पत्र में शामिल किया था और इसे पार्टी ने बड़ा मुद्दा बनाया था। गृह मंत्री अमित शाह हाल ही के अपने चुनावी भाषणों में कई बार नागरिकता संशोधन कानून यानी कि सीएए को लागू करने की बात भी कर चुके थे और उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि लोकसभा चुनाव से पहले इसे लागू कर दिया जाएगा और इसी को लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी गई। अब केंद्र सरकार ने इसके लिए नोटिफिकेशन जारी करते हुए इसे लागू भी कर दिया। आप लोगों के जरिए से मालूम हुआ है कि सीए के सिलसिले में नोटिफिकेशन जारी हुआ है और उससे बात भी वाज़ेह हो रही है कि किसी की शहरियत या सिटीजनशिप नहीं जाएगी, लेकिन इस सिलसिले में जो भी रूल फ्रेम किए गए हैं उसको अपनी लीगल कमेटी स्टडी करेगी और उसके बाद अपनी रिपोर्ट पेश करेगी, तभी कोई पॉइंट ऑफ व्यू या कोई बयान दिया जा सकता है। मेरी सबसे यही अपील है कि हर तरीके से अमन अमान कायम रखें। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है, ये एक्ट बड़ा साफ और स्पष्ट कानून है जो पार्लियामेंट के अंदर चर्चा भी हुई, बातचीत भी हुई और अमित शाह ने व्यापक रूप से लोकसभा के अंदर और राज्यसभा के अंदर इसकी जानकारी दी। तो मैं बधाई देना चाहता हूं कि लाखों लोगों के जीवन में खुशहाली लाने के लिए ये काम हुआ। और दूसरी बड़ी आज महत्वपूर्ण दिन है जिसमें मिशन दिव्यास्त्र का सफलतापूर्वक परीक्षण किया और ये अग्नि 5 मिसाइल का जो जिस प्रकार से परीक्षण किया MIRV तकनीक के साथ,
ये स्वदेशी स्वदेश में विकसित किया गया अग्नि 5 मिसाइल का जिस प्रकार परीक्षण किया गया, भारत की शक्ति में इजाफा हुआ है और ये निश्चित रूप से भारत एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में दुनिया के प्रमुख राज्यों के बीच उभर के आया है। ये परीक्षण के लिए प्रधानमंत्री जी को बधाई दूंगा, डीआरडीओ को बधाई दूंगा जिन्होंने ये तकनीक विकसित की है। तो लोकसभा चुनाव के बारे में बात करें सर, तो आप चलिए, तो रमन सिंह का साफ तौर पर यही कहना रहा, पूरी तरीके से ये खुशहाली भरा ये जो सीए लागू किया गया इसका समर्थन करते हुए नजर आए। लखनऊ में रमजान का चांद नजर आया और पवित्र माह रमजान का चांद देश भर में 12 मार्च को रमजान का पहला रोजा होगा और कल यानी कि मंगलवार से देश भर में पहला रोजा रखा जाएगा। रमजान के चांद की पुष्टि का ऐलान हुआ है और मौलाना खालिद रशीद फरंगिया महिली ने ये ऐलान किया है। मुसलमान तरावी की नमाज आज से अदा की जाएगी और इस साल पहला रोजा सबसे छोटा करीब 13 घंटे 20 मिनट और आखिरी रोजा करीब सबसे लंबा 14 घंटे 8 मिनट का होगा। रमजान को लेकर मुस्लिम समुदाय में खुशी का माहौल है। मुस्लिम बहुल इलाकों में सरैया, बजरडीहा, मदनपुरा, पीली कोठी, नई सड़क, दाल मंडी, लल्लापुरा, पठानी टोला, सराय और हड्डा में चांद को लेकर लोगों में उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। बढ़ते आगे खबर लखनऊ से, जहां यूपी सरकार ने आज विकसित भारत संकल्प विकसित उत्तर प्रदेश के निर्माण हेतु शिक्षा, चिकित्सा और सुरक्षा, राष्ट्रीय राजमार्ग सहित विभिन्न बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी करीब 3,666 करोड़ से अधिक लागत की दर्जनों विकास परक परियोजनाओं की सौगात दी। इसी मौके पर लखनऊ में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के रक्षा प्रौद्योगिकी एवं परीक्षण केंद्र, अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय और उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज का लोकार्पण हुआ। कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद रहे। प्रधानमंत्री ने वर्चुअली तरीके से जुड़कर लखनऊ के लोगों को करीब 5500 करोड़ की लागत से बने 105 किलोमीटर लंबे आउटर रिंग रोड की सौगात दी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में पीएम ने इसका वर्चुअली उद्घाटन किया। निसंकोच मैं कहना चाहता हूं मेरे साथियों, जो कुछ भी लखनऊ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में हुआ है, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री का पूरा सहयोग, पूरा वो न रहा हो मैं समझता हूं कि ये सब सारे काम किसी भी सूरत में संभव न हो पाए। अभी ये बैठे बैठे यहां पर पूछ रहे थे मुझसे मुख्यमंत्री जी, और यदि कोई काम मेरी छूटा हुआ हो तो हमको बतलाइए ताकि जल्दी से 2-3 दिन के अंदर। इसलिए जो कुछ भी काम यहां पर हुए हैं उसका श्रेय मैं नहीं लेना चाहता। इसका पूरा का पूरा श्रेय अपने उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी को। लखनऊ में विकास का जो मॉडल आज हम सबको देखने को मिल रहा है, वास्तव में सरदेव अटल जी की जो सपना था, जो संकल्पना थी, उसे अक्षरशः जमीनी धरातल पर उतारने का कार्य माननीय रक्षा मंत्री जी ने किया है। चाहे वह शहीद पद तब बना था जब सड़क परिवहन मंत्री भारत सरकार में थे, और आज किसान पद एक नई सौगात लखनऊ वासियों को मिल रहा है। लखनऊ की जाम की समस्या का पूरा समाधान होने जा रहा है। लखनऊ वासियों, इसके लिए मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। खबर लखनऊ से सामने आ रही है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। अखिलेश यादव ने मीडिया से के सवालों का जवाब देते हुए अपनी जीत का दम भरा और अखिलेश ने सबसे पहले जीत का जो संदेश आएगा वो सपा और गठबंधन का होगा। ये जो नारा देते हैं सबका साथ सबका विकास, ये सबसे ज्यादा झूठा है और ये चुनाव संविधान बचाने का है। अखिलेश ने कहा जो लोग 46 में 56 की बात कहते हैं, आज बताएं वाइस चांसलर जो अपॉइंट हुए उसमें पीडीए कितने हुए, जिलों के अधिकारियों की पोस्टिंग में पीडीए कितने हैं। बीजेपी की योजनाओं पर तंज कसते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी कहती है कि हम दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बन गए, विश्व गुरु बन गए, 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, 90% जो लड़के हैं वो पढ़ा लिखा कर
बेरोजगार हैं। जहां तक बीजेपी का सवाल है, कल भी आपने भाषण सुना होगा, जो एयरपोर्ट रनवे का उद्घाटन हुआ वो समाजवादी पार्टी की सरकार में बना, नेताजी के समय पर बना। उसका एक्सपेंशन समाजवादी पिछली सरकार में हुआ, चाहे वो आजमगढ़ हो, चित्रकूट हो, मुरादाबाद हो या लखनऊ का जो टर्मिनल बना है, जिस समय समाजवादी सरकार थी, लैंड एंड एक्विजिशन से लेकर के सब काम उस समय हुए थे। और उसका परिणाम ये हुआ कि आज आपको वो काम सब दिखाई दे रहे हैं। ये जो नारा देते हैं सबका साथ, सबका विकास, ये सबसे ज्यादा झूठ है। सबका साथ कहां दिखाई दे रहा है? सबका साथ कहां दिखाई दे रहा है? सबका विश्वास कहां है? इससे ज्यादा झूठा नारा और क्या हो सकता है? इसीलिए ये चुनाव संविधान बचाने का है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान दिया, उसको बचाने का है। कल भी मैंने कहा था, कई बार कहा, सदन में कहा और फिर कहता हूं मैं, जो लोग 46 से 56 की बात कहते थे, आज बताएं कि वाइस चांसलर्स जो अपॉइंट हुए वो कितने हुए पीडीए, और वाइस चांसलर्स ने जो अपॉइंट किए हैं उसमें पीडीए कितने हैं, जिलों में पीडीए कितने हैं, जिलों की अधिकारियों की पोस्टिंग में कितना पीडीए है। ये सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी, कलाम साहब के नाम पर बनी थी, टेक्निकल यूनिवर्सिटी। उसने बताओ डायरेक्टर्स कितने पीडीए के हैं। तो भारतीय जनता पार्टी पीडीए का केवल वोट लेना जानती है, लेकिन उनको हक सम्मान नहीं दिलाना चाहती। भारतीय जनता पार्टी जानती है कि 60 लाख बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ किया उन्होंने। सोचिए क्या कहते हैं कि हम दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बन गए हैं, विश्व गुरु बन गए हैं, विकसित भारत बनाना चाहते हैं, 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं और 90% लड़का पढ़ा लिखा बेरोजगार है। का जो गणित है, इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। न पीडीए का जवाब है उनके पास, न किसान की आय दोगुनी का जवाब है, न महंगाई का है और न ही नौकरी का है। मतलब अग्निवीर जैसी आधी अधूरी नौकरी होगी क्या? आप एमएसपी दीजिए और पूरी नौकरी दीजिए, जिससे वर्दी पहन करके नौजवान को सम्मान मिल सके। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, रुक करते हैं खबरों का। खबर कानपुर से है, जहां एक कंपनी का फर्जीवाड़ा सामने आया है। सैलरी न मिलने पर कंपनी के सैकड़ों कर्मचारियों ने सीसामऊ थाने का घेराव किया। कर्मचारियों का आरोप है कि 1 महीने बाद भी उन्हें सैलरी नहीं दी गई। दरअसल टीडीएस कंसल्टेंसी की कानपुर में 2 ब्रांच दादानगर और पी रोड में है, जिसकी मेन ब्रांच सीसामऊ के अंतर्गत डाटा एक्सपर्ट की शाखा में है। कर्मचारियों के अनुसार सभी को करीब 15,364 रुपये सैलरी पर रखा गया था, जिसमें पीएफ फंड काट कर 12,000 रुपये भुगतान की बात कही गई थी। सभी को टेलीकॉलिंग के लिए रखा गया था और कंपनी केंद्र सरकार से जुड़ी योजनाओं का प्रचार प्रसार कराती है। इस संबंध में टीडीएस कंसल्टेंसी में सीईओ पंकज का कहना है कि कर्मचारियों को कॉलिंग के लिए एक टारगेट दिया जाता है, और लेकिन ज़्यादातर कर्मचारियों ने टारगेट पूरा नहीं किया। जिन्होंने टारगेट पूरा नहीं किया वो ही सैलरी के लिए हंगामा कर रहे हैं। बर्रा व्यापार दामोदर खौजी पोस्ट बिल्डिंग में टीडीएस कॉल सेंटर में काम करते थे। हम वहाँ के टीएल है, रत्नेन्द्र सिंह नाम है हमारा। दामोदर खौजी पोस्ट बिल्डिंग टीडीएस कॉल सेंटर के टीएल की पोस्ट पे है। हमारा नाम रत्नेन्द्र सिंह है। वहाँ पे पता चला कॉल सेंटर चल रहा, तो हम लोग वहाँ थे ड्यूटी करने के लिए। 1 तारीख से हम लोगों ने ज्वाइनिंग किया। 1 से 29 तक का ऑफर लेटर पे आया हम लोगों के पास, 1 से 29 तक का वहाँ पे काम है। तो हम लोगों ने काम किया। वहाँ पे परफॉर्मेंस बेस का जो बता रहे थे सैलरी परफॉर्मेंस बेस पे आएगी, ये कहीं पर भी रिटर्न में हम लोगों के पास नहीं है कि सैलरी परफॉर्मेंस बेस पे आएगी। किसी ने नहीं बताया वहाँ पर। मामला ये है, हम लोगों की सैलरी रोकी गई है। 37 हम लोगों ने काम किया है और संडे का डबल बोलकर हम लोगों को इंटरव्यू दिया गया था, हम लोग को रखा गया था, ठीक है। और ये बोला गया था कि आप लोगों को कोई टारगेट नहीं है। आज जब सैलरी देने की बात आ रही है तो बोल रहे हैं कि आपको टारगेट नहीं है, ये नहीं है, फलाना ढिमकाना, वो सब बोल रहे हैं। क्या करते थे हम लोग? करते थे भाजपा के सदस्य का हम लोग काम करते थे।
हम लोग उनसे पूछते थे आपको सुविधाएं मिली है या नहीं मिली है, क्योंकि हम लोगों का काम ही होता था। हम लोग को लैपटॉप प्रोवाइड किया जाता था, हम लोगों को कंप्यूटर पूरा प्रोवाइड किया जाता था। आपको गलत जानकारी है, बहुत समय से सैलरी नहीं मिली है। 1 महीने का ये प्रोजेक्ट था, 1 फरवरी से ये प्रोजेक्ट चालू हुआ था। 1 महीने का कॉल सेंटर हमने स्थापित किया था। हमने स्थापित जो कॉल सेंटर किया है वो मोहाली में किया, लखनऊ में किया और कानपुर में किया। मोहाली में कोई इशू नहीं है, कानपुर में लखनऊ में कोई इशू नहीं है। यहाँ पे इशू है, यहाँ पे हमने प्राइवेटली इंफ्रास्ट्रक्चर लेकर करके हमने बच्चे लोगों को एज अ टेलीकॉलर वहाँ पे ज्वाइन करवाया था। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर वाले का सबका पेमेंट प्रॉपर दे दिया। इनको बजाते सारे जितने भी टेलीकॉलर है उनको हम लोगों ने एक ऑफर लेटर दिया कि आप इतना काम करो, आपकी सैलरी होगी 12,000। कानपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। नगर निगम सदन में देखी गुटबाजी। महापौर और महाना गुट के पार्षद आमने सामने। पार्षद सौरभ देव और कैलाश पांडे आमने सामने आए। हॉट मिक्स प्लांट सड़क के टेंडर को लेकर ये पूरा हंगामा हुआ और 31 करोड़ के टेंडर को निरस्त करने पर पार्षद अड़े रहे। दूसरे गुट का टेंडर निरस्त करने को लेकर ये पूरा हंगामा। चुनाव के पहले टेंडर निरस्त करने पर गहन चर्चा की गई है। लगभग 10 मिनट तक सदन में जोरदार हंगामा चला। कानपुर से हम खबर अवैध प्लॉटिंग पर केडीए की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। ओएसडी संतोष शुक्ला की अगुवाई में ये कार्रवाई शुरू की गई। बीएपीएल और एसीएल के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। 12 एकड़ अवैध प्लॉटिंग पर गर्जा बुलडोजर। तो बुलडोजर की कार्रवाई बिठूर थाना क्षेत्र के नसेनिया गांव का ये पूरा मामला सामने आ रहा है। कानपुर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष महोदय श्री राकेश कुमार सिंह जी का ये निर्देश है कि जहाँ भी अवैध कॉलोनियाँ बन रही हैं, अवैध प्लॉटिंग हो रही है, उसको बिल्कुल प्रारंभिक स्तर पे लोगों के मकान बनने से पहले ही डिमोलिश कर दिया जाए ताकि अवैध कॉलोनियाँ ना बसने पाएँ। तो उसी के क्रम में आज ये बीएपीएल कंपनी ने 8 हेक्टेयर एरिया में लगभग 8 हेक्टेयर में अवैध प्लॉटिंग की है। इसका लेआउट प्लान केडीए स्वीकृत नहीं है, तो उसमें विधिक प्रक्रिया को अपनाकर इसको पूरा डिमोलिश कर दिया जा रहा है, ध्वस्त किया जा रहा है बिल्कुल प्रारंभिक स्तर पर। बढ़ते आगे उत्तर प्रदेश का गाजीपुर में सोमवार को दर्दनाक हादसे की तस्वीर सामने आई। 5 लोगों की दर्दनाक मौत। बारात को लेकर जा रही बस पर हाई टेंशन तार गिरने की वजह से यह हादसा हुआ, जिससे शादी की खुशियां मातम में तब्दील हो गई। मरदाहा थाना क्षेत्र के महार धाम को जाने वाली सड़क पर जा रही बस में हाई टेंशन बिजली का तार गिरने की वजह से यह हादसा। देखिए ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में सोमवार का दिन मौत का पैगाम लेकर आया। एक यात्री बस में करंट उतरने के बाद भीषण आग लगने से बड़ा हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि 11,000 वोल्ट के हाईटेंशन तार को छू जाने से बस में भीषण आग लग गई। आग लगते ही बस धू-धू कर जलने लगी। आग की चपेट में कई यात्री आ गए, जिससे मौके पर चीख पुकार मच गई। जानकारी के मुताबिक शहर के मर्दा क्षेत्र के महाहर धाम के पास एक मिनी बस में हाई टेंशन तार के छू जाने से भीषण आग लग गई। देखते ही देखते बस आग का गोला बन गई। आग इतनी भयावह थी कि कोई भी इसे बुझाने के लिए बस के करीब जाने की हिम्मत नहीं जुटा सका। जलती बस के अंदर कई यात्री फंस गए। अभी स्थिति को स्पष्ट किया जा रहा है। अभी तक एक मृतका की केवल पहचान हो पाई है। बाकी क्योंकि अभी जहां से बारात आई थी उन लोगों से अभी वार्ता नहीं हो पाई है, लेकिन एक दुखद हादसा है और इसमें सभी डेड बॉडी अब मोर्चरी चली गई है और जो अग्रेतर कार्रवाई है वो इसमें की जा रही है। सर बस में कितने लोग सवार रहेंगे, कुछ अनुमान? जो बताया जा रहा है वो करीब, क्योंकि ये 40 सीटर बस है तो 35-40 के बीच में अनुमान है कि लोग रहे हैं इस बस में, महिला पुरुष बच्चे जो भी हैं। लेकिन जो अभी यहाँ पे कैजुअलिटी है वो 5 है। सर रेस्क्यू पूरा कर लिया? हाँ, इस समय आग बुझा दी गई है। सभी डेड बॉडी मोर्चरी चली गई है।
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच गए। राहत और बचाव कार्यक्रम शुरू किया। वहीं घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे में आधा दर्जन से ज्यादा लोगों के हताहत होने की भी आशंका है। घटना पर हैरान कर देने वाला वीडियो भी सामने आया है। बस में सवार लोगों के अनुसार बस मऊ से बारात लेकर मर्दा के महाहर धाम जा रही थी। बस कच्चे रास्ते से होकर जा रही थी और उसमें 30 से ज्यादा लोग सवार थे। इसी बीच बस पर बिजली का तार छू गया और आग लग गई। लोग अपनी अपनी जान बचाकर भागने लगे, लेकिन बच्चे और महिलाएं बस में ही फंस गए। हादसे में पीड़ित मीरा नाम की महिला के मुताबिक बस में करीब 40 से 50 लोग सवार थे। उनमें से काफी लोगों की मौत हो गई। मीरा ने रोते हुए बताया कि वे बारात लेकर गाजीपुर से महारे जा रहे थे। रास्ते में जाते समय बस में अचानक आग लग गई, जिसमें 50 से ज्यादा लोग झुलस गए। अच्छा, महारे के रोड पे पुलिस नहीं जाने दी। वहाँ से वापस आई बारात तो नहर का सड़क पकड़ के आने लगी। नहर की सड़क के साथ वहाँ पे लाइन थी। अब तो कभी इधर आते नहीं है। तो कितने लोग थे बस में? बस में 50 लोग से कम नहीं थे। अच्छा, बारात लेकर जा रहे थे? बारात लेके जा रहे। किसका शादी था? हमारी ननद की लड़की की शादी थी। अच्छा, महिला की शादी थी? हाँ। अच्छा, मंदिर जा रहे थे आप लोग? मंदिर जा रहे थे। अच्छा, मंदिर जा रहे थे। वहीं घटना का संज्ञान लेते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने गाजीपुर बस हादसे पर शोक जताया है। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों को आदेश दिया कि वो तत्काल घटना स्थल पर पहुंचे। जिला प्रशासन घायलों के बेहतर इलाज की व्यवस्था करे और राहत बचाव कार्य में तेजी लाए। सीएम ने हादसे में मृतकों के प्रति संवेदना जाहिर की। साथ ही मृतकों के परिजनों के लिए 5 लाख और घायलों के इलाज के लिए 50,000 रुपए का ऐलान किया है। लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल है कि आखिर हादसे का जिम्मेदार कौन है? किसकी लापरवाही से एक साथ इतने लोग मौत के मुंह में समा गए? आखिर हाई टेंशन लाइन की चपेट में बस कैसे आ गई? ये सवाल हैं जिनके जवाब मिलना अभी बाकी है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। इसी के साथ खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया।